हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बीबीए वालों के लिए एंड बीकॉम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ उनके लिए भी जो कि बिजनेस लाइन में एंटर करना चाहते हैं, बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं ये चार। नंबर 1 दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। सो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सो यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले सैलमन का डेफिनेशन दिया गया है और दूसरा सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले हम सैलमन का देखते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे। तो सैलमन का डेफिनेशन कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग एन ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई एक बंदा जो है यहाँ पे आपको ऑफर कर रहा है और जो दूसरा बंदा है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारा अग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, और एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज का मतलब यहाँ पे वो पार्टी करने वाला पार्टी नहीं कि खाना पीना खाए वो पार्टी नहीं। पार्टीज यहाँ पे लोग, इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें या तो मिनिमम 2 मेंबर्स हैं इंक्लूडेड या फिर उसमें 2 से ज्यादा मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पार्टीज लिखा गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप कि मान लीजिए कि अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप ये सामान लेना पसंद कीजिएगा 50 रुपए में। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक पेंसिल बॉक्स है वो 50 रुपए का है, क्या आप उसको मुझसे लेना पसंद कीजिएगा 50 रुपए में। आपने बोला कि हाँ ठीक है, मैं वो 50 रुपए में खरीदूंगी आपसे। तो यहाँ पे मैंने ऑफर किया वो पेंसिल बॉक्स आपको और आपने क्या किया, आपने उसका एक्सेप्टेंस किया कि ठीक है मैं आपसे खरीदूंगी। तो ये जो होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यही हमारा अग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, बिटवीन द टू पार्टीज एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशंस, यानी कि उसमें सारी चीजें, सारे ऑब्लिगेशंस जो हैं वो मेंशन्ड रहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि किन चीजों के लिए आपको क्या क्या काम आपको करना है। वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन जो कि आपको परफॉर्म करने हैं वो सारे ऑब्लिगेशंस में आते हैं जो कि आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहेगा। अब हम लोग ये वाला डेफिनेशन समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है जो कि लॉ के द्वारा साध्य किया गया है, यानी कि उसको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है, वो लीगली बाउंड हो जाता है। अगर कोई पार्टी जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो वो लीगली बाउंड हो जाता है उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है, लॉ के द्वारा साध्य किया गया है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सही, जिसमें कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि जो कि आप गलत नहीं ठहरा सकते हो इन फ्रंट ऑफ लॉ, उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना होगा। ठीक है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को आपको फुलफिल करना होगा। तो ये जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है ये है आपका देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि यहाँ पे एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और उसका एक वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप एक सामान मुझे ऑफर करोगे, उस सामान को मैं एक्सेप्ट करूंगी, तो वो आपका सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, दूसरा फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। यहाँ पे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी को जबरदस्ती कोई काम किसी प्रेशर में आके काम नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो एंटर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके उसमें एंटर कर रहे हैं। एक ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपके सर पे ऐसे गोली रख के और बोलूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, आपको ये सामान मुझे देना होगा नहीं तो मैं आपका मर्डर कर दूंगी। तो वो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज यानी कि जितने लोग भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो रेडी होने चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। इसमें उनका कोई प्रेशर, किसी तरफ से दबाव नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कहता है कि द पर्सन विद हुम यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। यानी कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए लायक होने चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई माइनर है जो कि 18 से नीचे है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता।
अकॉर्डिंग टू लॉ वो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर अगर कोई एनआरआई आ जाता है और वो अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एनआरआई है, ठीक है, और उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है। या फिर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपसे बिलोंग नहीं करता है, आप अपने किसी चाचा का बाइक लेके अगर आप बेचने चले जाओगे अपने किसी पार्टी को, अगर आप उस बाइक को लेके आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के बाहर है, क्योंकि वो बाइक आपका नहीं है, वो किसको बिलोंग करता है, वो आपके चाचा को बिलोंग करता है, इसलिए वो बाइक आप नहीं बेच सकते हो। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करो हमेशा चेक करना है आपको कि क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के अंदर आपके आता है या नहीं आता है, ठीक है। नंबर 4 है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या कहता है कि द इंटेंशन शुड नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो उसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके साथ फ्रॉड करेंगे, एंटर करने के बाद उसको हम बोल देंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देंगे और उसके बाद उसके साथ फ्रॉड कर लेंगे। ये आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट करके, अपने सारे ऑब्लिगेशन कंप्लीट करके आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, ठीक है। नंबर 5 कहता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के नजर में इलीगल हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में शराब जो है वो बैन है, तो अगर आप उसका बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो ये आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बिहार में बैन कर दिया है, तो आप बिहार में इसका बिजनेस नहीं कर सकते हो, इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फिर आपका इलीगल माना जाएगा। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट होगा वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के नजर में वो इलीगल नहीं होना चाहिए या अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, यहाँ पे वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है इलीगल, यानी कि जिस अग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हो वो आपका इलीगल नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज 10 तारीख है, ठीक है, आज अगर 10 सितंबर है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, ठीक है, और अगर कल के डेट में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स हो गई जिसके वजह से, मान लीजिए मैंने अभी दिल्ली में है हम, ठीक है, दिल्ली में हम अल्कोहल का बिजनेस शुरू किए हैं। 10 तारीख को हम कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के साथ एंटर करे हैं कि हम आपको 15 बॉटल अल्कोहल परसों तक डिलीवर करेंगे, लेकिन 11 तारीख को गवर्नमेंट का ये नोटिस आ गया कि अब पूरे दिल्ली में अल्कोहल बैन है, तो अब अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो वो आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अग्रीमेंट आपने किया था 10 तारीख को वो अब 11 तारीख से इलीगल माना जाएगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके के बिजनेस को बैन कर दिया या फिर इलीगल घोषित कर दिया, ठीक है। तो अगर आप किसी अग्रीमेंट में एंटर करते हो तो वो अग्रीमेंट अगर इलीगल हो जाता है तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है कि व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट देन वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट परफॉर्मेंस और एक्टिविटी। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी चीज से रिलेटेड हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगा, वो परफॉर्मेंस होगा या फिर वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी फ्यूचर में। लाइक अगर हम ये बोल देते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे कि हम आपको, मान लीजिए ए है कोई, ठीक है, ए है और बी है, दो पार्टी है। ए बोला कि हम आपको अपना फ्लैट दे देंगे अगर आपको अगला साल जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो क्या इसका कोई गारंटी है? क्या ऐसा परफॉर्मेंस जरूरी है कि ये होगा ही? नहीं होगा। तो यहाँ पे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। हम अगर आपको अपना फ्लैट दे रहे हैं तो हम ऐसा गारंटी नहीं दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि हमको जुड़वा बच्चे ही होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा। सो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स क्या कहता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियरली पुट होने चाहिए, यानी कि क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए, ठीक है, और वो सर्टेन होने चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेंशन्ड होने चाहिए तो सही तरीके से, और सर्टेन होने चाहिए कि वो हो, वो परफॉर्म किया जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बोले, ये ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ए गया और बी को बोला कि हम तुमको 25 लाख रुपया देंगे अगर तुम 25 साल मेरे घर में झाड़ू पोछा का काम करोगे, तो इज दैट पॉसिबल? क्या यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स है? नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा आपके यहाँ 25 साल काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो टर्म्स हैं ये सर्टेन नहीं है, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड घोषित किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्या कहता है कि द इंटेंशन शुड बी
to develop a legal relationship when we are entering into the contract and we will obey the rules and regulations of the government. यहाँ पे जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए, कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए. आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है ये सोच के कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए वो सारे को हम फॉलो करेंगे अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तब. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज. लीगल फॉर्मेलिटीज क्या कहता है कि द लीगल फॉर्मेलिटी शुड बी परफॉर्म्ड इन अ रिटन मैनर ऑन अ पेपर. ये ओरली नहीं होना चाहिए, ये रिटन मैनर में होना चाहिए. एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर जिसमें ये सारी चीजें मेंशन हो कि आपने ऑफर क्या किया, उधर से एक्सेप्टेंस किसका हो रहा है, कितने प्राइस पे हो रहा है और बाकी जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे इसमें मेंशन होने चाहिए एक रिटन डॉक्यूमेंट में, जो कि तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. ठीक है. अगर आप मुंह से ऐसे बोल देते हो कि ठीक है मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ कि कल मैं आपको बाइक ला के दे दूंगा अपना और आप मुझे 25,000 रुपए दे देना, तो ये आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें ये वाला जो एसेंशियल एलिमेंट है ये मिसिंग है. यहाँ पे कोई रिटन फॉर्म में आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है. ठीक है. सो दिस आर योर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सारे में से कोई एक भी अगर मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड यानी कि लीगल नहीं कहलाएगा. ओके. सो आई होप कि दिस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर टू यू ऑल.